फाइन। तो स्टूडेंट आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 एडिटोरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखो क्या क्या है 4 एडिटोरियल्स। देखो इजिप्ट भी तो गए मोदी जी, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स तो गए ही है, और ये इजिप्ट का भी हमारा स्टेट विजिट ही है, पता चला ना तुम लोग को। मगर चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो न्यूज़ है वो कुछ ज़्यादा ही अटेंशन ग्रैब किया, ये अटेंशन ज़्यादा ग्रैब नहीं कर पाया है। मगर यहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ है, यानी कि इस विजिट में ही बहुत कुछ हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट वही पढ़ेंगे कि इजिप्ट में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, बट इजिप्ट का जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है। ठीक है, जस्ट लाइक श्रीलंका। ठीक है, हम बात करेंगे हम लोग उसका। देखो 222। अब देखो ये व्लादिमीर पुतिन का हुआ ना, वैगनर ग्रुप का, वही है। अब देखो इस तरह जिस तरह वैगनर ग्रुप को संरक्षण मिला रस्सा में, और दुनिया में और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में तालिबान को कितना संरक्षण मिला। एग्जाम्पल अलकायदा, ये ओसा बिन लादेन जो था, उसको भी तो पाकिस्तान में ही स्पॉट किया गया था, मारा गया था 2011 में, तुम लोगों को पता है, इस्लामाबाद के बगल में था, इस्लामाबाद में। सूडान का केस देख लो, सूडान में 2 बना ना ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद तुम बहुत सारा कंट्री और भी कंट्री का देख सकते हो, जिस कंट्री में ना नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को इनकरेज किया गया है, तो इससे उस कंट्री को बैड एक्सपीरियंस ही हुआ है स्टूडेंट्स, समझे। तो वही चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। 223 समझो, ताइवान देखो, ताइवान एक तरह से फ्लैश पॉइंट है। फ्लैश पॉइंट का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे युद्ध होने का संभावना है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का भी बहुत इंटरेस्ट है ताइवान में, और चाइना तो जानते हो, वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से ताइवान को अपने अंदर ही रखना चाहता है ना। जानते हो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी का मेन चाइना है, ये 1949 में बना था माओ जेडुंग के अंदर, कम्युनिस्ट फोर्स। और जो उस समय जो रूल करता था चाइना को, अभी का मेन जो मेनलैंड चाइना को, वो भाग के चला गया था ताइवान में, और वहाँ से वो रहने लगा। मैं ये हमेशा क्लेम किया है कि चाइना मेरा है, यानी कि ताइवान मेरा है, और वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से ताइवान को तो खुद ही मानता है। और अभी देखो ना जी, डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ घटते चला गया है ना। अब मात्र दुनिया में 12 या 13 कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करता है, और अभी लेटेस्ट में होंडुरास ने भी डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर दिया ताइवान के साथ, क्योंकि यदि आपको चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखना है, ऑफिशियल टाइज रखना है, तो आपको ताइवान के साथ ख़त्म करना होगा। तो ताइवान के साथ आप नॉन ऑफिशियल रख सकते हो, वो अलग बात है। इंडिया भी तो नॉन ऑफिशियल रखता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी तो नॉन ऑफिशियल रखता है। तो एक तरह से ये जो ताइवान है ना, एक फ्लैश पॉइंट है जहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है स्टूडेंट। और यहाँ पे झगड़ा हुआ तो इसका असर पूरा दुनिया में पड़ेगा। क्यों? ताइवान तुम्हारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए जाना जाता है, चिप के लिए जाना जाता है, बात समझे। उसका देखो लास्ट देखो, ये हम लोग जानते ओरैन बताए थे कि बताएंगे कभी, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, ये समझौता डील हुआ कि नहीं हुआ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ये भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में ही आता है। अभी तक ओरैन में 2 ही 3 कंपनी है वर्ल्ड का जिसका वर्चस्व है ना, इरेक्सन, वही सोनी इरेक्सन, हुआई, एलटीटी, यही सब कंपनी है वर्ल्ड में जो पूरा इसका वर्चस्व है। तो अभी दोनों कंट्री क्या चाह रहे हैं, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की, ये जो 3-4 कंपनी है जिसका पूरा कंट्रोल है यहाँ पे, वो ख़त्म हो सके इस चीज़ में। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का मतलब है स्टूडेंट, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा मोबाइल फ़ोन तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के द्वारा, हमारा मोबाइल फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। तो जो कनेक्टिविटी है ना, जो चिप लगा हुआ है मेरे अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर और वहाँ पे, तो एक ही कंपनी का होता है वो, तभी दोनों में इंटर ऑपरेबिलिटी हो सकता है। यदि मान लो कि वो दूसरा वहाँ पे लगा हुआ दूसरा कंपनी का, और मेरे पास दूसरा कंपनी का यदि लगा है ब्लूटूथ, या फिर जो कनेक्टिंग सिग्नल का जो तरीका होता है, चिप वगैरह होता है, यदि 2 अलग कंपनी का हुआ तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि दुनिया में 2-3 ही कंपनी जो इसके ऊपर पूरा मोनोपोली बना के रखा है, ये मोनोपोली को तोड़ना चाहता है, जो कि सही है, तोड़ना भी चाहिए। क्यों? अब इस पर प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, बहुत पैसा लेता है ये लोग, बात समझ गए ना। तो वही चीज़ समझेंगे इस क्लास में। आगे देखो 221 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and are affecting India's interest। ये स्टूडेंट हिंदू पेपर में आया था 27 जून को, समझ गए ना। और 2 एडिटोरियल्स का मिक्सचर है, और
दूसरे दिन भी आया है, 24 जून को भी आया है ये। देखो है क्या ये। देखो इंडिया और इजिप्ट ने, देखो इंडिया और इजिप्ट का जो टाइज था, जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, वो कहीं ना कहीं अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। जानते हो ना स्ट्रेटेजिक, आगे बढ़ जाओ। आपका जो टाइज है, आपका जो संबंध है, वो यदि स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाए, इसका मतलब क्या है कि अब जो आपका जो दोनों का जो कंट्री का जो इन्वॉल्वमेंट हो केवल ट्रेड तक ही नहीं रहेगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रहेगा, साइबर सिक्योरिटी में रहेगा, और भी बहुत सारे जगह पे कोऑपरेशन दिखेगा। इसलिए स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, बात समझे, इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। देखो यही चीज़ हुआ कि यानी कि भारत का जो टाइज है अभी तक इजिप्ट के साथ, वो अब क्या हो गया, अपग्रेड हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ। अब देखो ये दो कंट्री है ना, इजिप्ट और इंडिया, इसका बहुत बड़ा इतिहास भी है स्टूडेंट, याद करो इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हाँ, कब से, लगभग 2000 साल 2000 BC, उससे भी पुराना इतिहास है, भारत का कनेक्शन है। तो यहाँ पे देख लो दोनों कंट्री ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था 1955 को, जब स्विस कनाल क्राइसिस हुआ था। पता है तुम लोग को स्विस कनाल क्राइसिस बताए हैं, जहाँ पे दिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ही लीड करने वाला है दुनिया को, अब बैक स्टेज में चला गया यूके। तो उस समय भी स्टूडेंट इजिप्ट को इंडिया ने सपोर्ट किया था, बात समझे। और 1961 में जब नाम बना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो जो पंडित नेहरू के साथ नजीर भी थे, वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, तो हम लोग का जर्नी लगभग सेम ही सेम है। हमने नाम बनाया था, नाम किस लिए बनाया था, ना हम यूएस के साथ जाएंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, क्योंकि वो समय कोल्ड वार का था। आगे देखो, यस ये दोनों कंट्री वोकल है G77 के लिए भी। G77 का मतलब क्या है, ये लगभग 30-40 साल पहले बना था, 70s या 70s के 1970s के आसपास बना है। G77 का मतलब है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उसका इच्छा और आकांक्षा अलग है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री, तो सबका वॉइस यूनाइटेड नेशंस में रखना, इसलिए ये ग्रुपिंग बनाया गया था स्टूडेंट, समझे। अब जिसमें दोनों ही पायनियर है, इंडिया भी पायनियर है और तुम्हारा इजिप्ट भी पायनियर है। यही साउथ साउथ कोऑपरेशन इनिशिएटिव है, यानी कि जितने भी साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब है जितने भी ट्रॉपिक्स के नीचे हर सब डेवलपिंग कंट्री है जो सब साथ में आ रहे हैं, वही G77 में, ताकि अपने वॉइस को रख सके। क्योंकि डेवलप कंट्री कभी समझेगा डेवलपिंग कंट्री का एस्पिरेशन, कभी नहीं समझ पाएगा, इसलिए G77 आया था। तो दोनों कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाने के लिए, समझे। वही बोला गया कि कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया और इजिप्ट एक साथ हुए, करेक्ट, और इन्होंने क्या किया, नॉन अलाइन मूवमेंट में काम किया है, ना ये उस तरफ गया है, ना यूएस की तरफ गया, ना ही तुम्हारा यूएसएसआर की तरफ आया है। तो ये अपने आप में खास बात है स्टूडेंट। और देखो जो यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट हुआ, रसिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन पे, जो उसका प्रतिक्रिया सेम इंडिया वाला ही प्रतिक्रिया है, खुल के नहीं बोला, हमने खुल के नहीं बोला, हमने वोट नहीं दिया अगेंस्ट रसिया का, नहीं दिया हम लोग अगेंस्ट, सेम इजिप्ट भी वही स्टैंड लिया है। और इजिप्ट और इंडिया दोनों का स्टैंड सेम रहा, और दोनों ने कहा कि डिप्लोमेसी से सुलझा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, मगर रसिया का अगेंस्ट कोई दोनों कंट्री नहीं बोला है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हम बात करेंगे 1950 से लेके अभी तक, ऐसा बहुत सारा जगह है, ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, या ऐसा बहुत सारा समय है जहाँ पे दोनों का स्टैंड सेम दिखा है स्टूडेंट, बात समझ गए ना। यानी कि हाँ, नेचुरल अलाई है कह सकते हो, यानी कि ये दोनों कंट्री का जो बिहेवियर है काफ़ी कुछ मिलता है, बात समझ गए ना। तो रिलेशन तो यही है, यही समझना, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट। देखो एक हिस्ट्री समझो, है ना, इंडिया इजिप्ट टाइज कहा जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन लिंक है, क्यों ना हो। देखो 2750 BC, बहुत पहले का बात है ये, कब होगा ये, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, समझे। हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम है। जो फारो शहूर थे उन्होंने शिप भेजा था तुम्हारा कहाँ पे, लैंड ऑफ पंट में। लैंड ऑफ पंट मतलब तुम्हारा पेनिनसुला इंडिया में भेजा था। और तुम्हारा 2000 BC के टाइम में जो वहाँ का जो इजिप्शियन ममीज़ है उसको जो गाड़ा जाता था, है ना, उसमें जहाँ तो पिरामिड बना के, तो वही कपड़ा में गाड़ा जाता जो इंडिया से जाता था, वही कपड़ा में उसको लिपटा के ना वो रखा जाता था। देखो क्लोज टाइज आया कि नहीं आया, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छे से हो रहा था इंडिया से क्लोज लिंक था, समझ गए ना। आगे देखो ये प्रेजेंट तुमको बताया कि कैसा दिखता है इजिप्ट। देखो स्टूडेंट तुम लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया गया है कि इथोपिया लेक ताना, है ना, लेक ताना से ब्लू नाइन निकलती है ना, और लेक विक्टोरिया जो कि केनिया में तुम्हारा, वहाँ से व्हाइट नाइन निकलती है, दोनों खार्तूम में मिलती हैं। वही खार्तूम मतलब तुम्हारा सूडान का जो कैपिटल है, समझ गए ना, वहाँ पे। और जानते हो कि इथोपिया में ग्रेट रिनासास डैम भी है, जिसके वजह से इजिप्ट वाले लोग को दिक्कत होता है क्योंकि वाटर डाइवर्ट हो गया। और पूरा अफ्रीका में देखोगे ना, अरब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इजिप्ट में ही है,
इजिप्ट भी अरब वर्ल्ड के अंदर ही आता है, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ही आता है। बात समझ में आ रहा है? कान खोल के सुनो अच्छे से, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? लगभग 10 से लेकर 11 करोड़ का आबादी है इजिप्ट में, बात समझे? यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है ये अरब वर्ल्ड का इजिप्ट, और वो तो अरब वर्ल्ड बचा कर रखा है इसको, इकोनॉमिक क्राइसिस है इसमें। तो बात समझ में, पोजीशन समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ, यहाँ पे आगे देखो तो प्राइम मिनिस्टर, देखो हमारे प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को कुछ कुछ उपाधि दिया गया है। क्या उपाधि दिया गया? ऑर्डर ऑफ द नाइल का। ऑर्डर ऑफ द नाइल मतलब वहाँ का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट, समझे, हाईएस्ट ऑनर है जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हमें दिया है, समझे? तो हमें मतलब प्रधानमंत्री को दिया है। और देखो हमारे प्रधानमंत्री हेलीपोलिस वार सिमेंट्री में भी गए थे, याद है तुम लोग को? देखे वो फिगर, मतलब जो फुटेज आ रहा था, वो वार सिमेंट्री क्या है बाबू? वार सिमेंट्री वो जगह है जहाँ पे हमारे सैनिक लोग लगभग 3799 इंडियन ट्रूप्स फाइट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में इजिप्ट के बिहाफ में, और लोग मरे थे, शहीद हुए थे। तो उसी को होमेज देने के लिए यहाँ पे गए हैं हेलीपोलिस वार सिमेंट्री में। बात समझ में आ गया ना? दूसरा कि प्रधानमंत्री 11वीं सेंचुरी में बना हुआ एक मस्क में भी गए, उसका नाम है अल हकीम मस्क, ठीक है? ताकि ये दिखाने के लिए कि भाई ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम के अगेंस्ट है। और देखो क्या खास बात है ये अल हकीम मस्क का, क्या खास बात है? ये जो रिनोवेट किया गया वो हमारा ही कम्युनिटी किया है, बोरा कम्युनिटी किया है भारत का। जानते हो बोरा कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो गुजरात में बहुत ज़्यादा रहता है, वही कम्युनिटी ने क्या किया, इस मस्क को फिर से रिनोवेट किया है। तो कह सकते हैं कि बहुत गुड जेस्चर है, बात समझे? और ये जो बोरा कम्युनिटी है और कोई नहीं, ये फतिमा डायनेस्टी से है, जिसका इजिप्ट से तुम्हारा रूट है, बात समझे? ये चीज़ है। आगे देखो यहाँ पे देख सकते हो कि यस, हम लोग का दोनों का जो बीच में जो टाइज है ना, उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। जिस हिसाब से दोनों का हिस्ट्री है, जिस हिसाब से दोनों का जो मिजाज सेम है, उस हिसाब से उतना बड़ा टाइज नहीं है जितना बड़ा टाइज होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इंडिया का जो ट्राइज है, जो सबसे मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री, यानी कि वही इजिप्ट को कहा जा रहा है, कितना पॉपुलेशन है? 10 से लेकर 11 करोड़ का पॉपुलेशन है स्टूडेंट। मात्र देखो $6 बिलियन का तुम्हारा ट्रेड है दोनों के बीच में, और वो भी 17% घटा है पहले कंपेयर में। और उसमें 1/3 तो तुम्हारा केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही ट्रेड है, यानी कि बाकी ट्रेड उतना डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, बात समझ रहे हो? बाकी ट्रेड डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ, पेट्रोलियम 1/3 वेटेज है। तो व्हाट अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स? बात समझे? अब देखो इंडिया क्या है, इंडिया वॉज द इजिप्ट 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि इजिप्ट के लिए भारत 6ठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मगर भारत के लिए इजिप्ट क्या है, 38 है, यानी कि हमारे लिए इजिप्ट बहुत नीचे रैंक में आता है। बात समझे ना? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा कौन है बताओ? द पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद चाइना है। इंडिया का देखो, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट इजिप्ट में लगभग 50 प्रोजेक्ट्स में है, लगभग $3 बिलियन का, और 50 प्रोजेक्ट्स में लगभग 25 प्रोजेक्ट्स तो केवल सिंगल कंपनी करता है। तो कहने का मतलब हमारा उतना पेनिट्रेशन नहीं जितना पेनिट्रेशन हो सकता था वहाँ पे। बात समझ रहे हो ना तुम लोग? देखो इजिप्ट हैज़ इन्वेस्टेड, इंडिया ने कितना, इजिप्ट ने कितना इन्वेस्ट किया भारत में? लगभग $37 मिलियन का इन्वेस्ट किया है, ठीक है? और हमारे भारतीय कितने रहते हैं? लगभग 5000 इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, और ज़्यादातर बाबू उसमें 1/5 तो विद्यार्थी है हमारा। तो कहने का मतलब पीपल टू पीपल टाइज भी उतना तगड़ा नहीं है जितना हो सकता था, बात समझे? और इजिप्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इजिप्ट क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है व्हीट का। और तुम ये भी जानते हो कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर व्हीट का कौन है? रसा है। और जानते हो कि यूक्रेन और रसा का कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो बंद हो गया, ब्लैक सी वाला चीज़ बंद हो गया, ब्लैक सी में डिस्टर्बेंस आ गया ना, ऊपर ब्लैक सी में डिस्टर्बेंस आ गया। तो उस समय इंडिया ने बहुत ही अपना बड़ा दिल दिखाते हुए व्हीट दिया है इजिप्ट को, इससे रिलेशन बहुत अच्छा हो गया दोनों के बीच में। हालांकि अभी देख रहे हो ना, जो रियल परफॉर्मेंस है दोनों के बीच में अंडर डेवलप्ड है, वो अंडर परफॉर्म है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मगर जब क्राइसिस आया, यूक्रेन और रसा का जब क्राइसिस आया, तो उसके बाद जो व्हीट बंद हो गया, क्योंकि ब्लैक सी में बहुत उथल पुथल आ गया ऊपर ब्लैक सी में, जहाँ पे तुम्हारा रसा है और यूक्रेन है। ब्लैक सी दिख रहा है ना तुम लोग को ऊपर वाला? तो इंडिया ने क्या किया, उस चीज़ का पूर्ति किया व्हीट देख के। तो ये बहुत पसंद आया इजिप्ट भाई लोग कि चलो इंडिया, मतलब बुरा वक्त में इंडिया उसका साथ था। देखो ये देखो, लॉट ऑफ गुडविल, वही बताया जा रहा है कि बहुत सारा गुडविल हुआ, बहुत अच्छा हमने नाम कमाया है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है व्हीट का। और यदि व्हीट आना बंद हो जाए रसिया से, यूक्रेन से, तो हालत ख़राब हो जाएगा ना इसका, वो इंडिया ने कंपनसेट कर दिया। तो इसलिए बहुत खुश है हमसे। और प्रधानमंत्री जो अल हकीम मस्क गए हैं, विजिट किए हैं, तो ये पूरा एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत में जो है, वो भारत का जो सरकार है वो मुस्लिम के विरोध में नहीं है। समझे? एक पॉजिटिव मैसेज है। देखो इंडिया के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, समझे? इंडिया के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, यू कैन गो देयर।
इजिप्शियन देखो, इजिप्शियन गवर्नमेंट देखो, अब इसमें तुमको देखना पड़ेगा कि ये देखो स्विस कैनाल जाने हो, सिनाई पेनिनसुला के पास में है ना, सिनाई पेनिनसुला जहाँ पे जुडाइज्म का स्टार्ट हुआ, सिनाई पेनिनसुला पता है ना, इजिप्ट का वो वाला साइड जो कि तुम्हारा फलस्तीन या तुम्हारे उसके इजराइल के साथ लगता है, गल्फ ऑफ अकाबा है ऊपर, रेड सी तुम्हारा मेडिटेरियन से साथ कनेक्ट करता है ना, या स्विस कैनाल 190 किलोमीटर का है। कब बना था? 1869 में बना था। पैनामा कैनाल उससे छोटा है, कभी बताए थे क्लास में। बात यहाँ पे समझो हो, वहाँ पे एक तरह से वही न्यू कायरो में एक तरह से वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला है, उसका लगभग $58 बिलियन का होगा, बात समझे। और $23 बिलियन का तुम्हारा वहाँ पे रेल नेटवर्क बन रहा है, बात समझे। 2015 और 19 के हिसाब से देखोगे तो इजिप्ट क्या है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे हमारा वो जो प्रेसिडेंट है इल सीसी, वो भारत में चीफ गेस्ट भी बने थे रिपब्लिक डे में, जानते हो, पिछले साल, समझ गए। और इजिप्ट ने देखो भारत क्या दिया, इजिप्ट में हमारे इजिप्ट ने यानी कि इजिप्ट के गवर्नमेंट ने भारत सरकार को यानी प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा ऑनर दिया है। तो इससे दिखता है स्टूडेंट कि यस दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। और दोनों क्या है कि ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्री की तरह हालत खराब नहीं है, टर्की की तरह नहीं है बाबू, जानता है ना टर्की के साथ बहुत बुरा रिलेशन है हमारा, वैसा नहीं है। टर्की को तो हेल्प भी कर दिया, उसके बाद भी मुंह घुमाता है वो सब टर्की वाला। तो कम से कम ये इजिप्ट का ऐसा नहीं है, इजिप्ट का बहुत अच्छा रिलेशन है उसके साथ हमारा। यहाँ पे देखो, मगर स्थिति क्या है, सबसे बुरा स्थिति क्या है कि इजिप्ट का जो इकोनॉमी है बहुत ही खराब चल रहा है। एग्जाम्पल समझो कि जो इन्फ्लेशन वहाँ पे जो महंगाई है 30% से ज़्यादा है, और समझ रहे हो 30% ज़्यादा है, और जो करेंसी है वो हाफ वैल्यू तो लॉस कर चुका है अपना, समझे। सीन्स तुम्हारी 10-15 महीना का बात है ये, यानी कि 2022 जनवरी 2022 फरवरी 2022 से देखोगे अभी तक उसका जो करेंसी है लगभग हाफ डिप्रिशिएट कर गया, और इन्फ्लेशन कितना है 30%। हालत खराब है बाबू, बहुत गंदा स्थिति है इजिप्ट का, इकोनॉमिक क्राइसिस है बहुत ज़्यादा। देखो फॉरेन एक्सचेंज स्कैरसिटी है, ताकि वो वीट के लिए पेमेंट तक नहीं कर पा रहा है वो कंट्री। 3 बिलियन का तुम्हारा बेल आउट पैकेज नेगोशिएट हो रहा है आईएमएफ के साथ, 6 महीना पहले नेगोशिएट हुआ है। देखते हो ना, जो आईएमएफ के साथ हुआ, जो जो श्रीलंका के साथ हुआ, जो पाकिस्तान के साथ हुआ, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। और अरब स्टेट्स ने उसको कुछ हेल्प किया, 30 बिलियन हेल्प किया है तुम्हारा, और अब बोल रहा है कि अब हेल्प करेंगे बट थोड़ा गवर्नेंस पैटर्न ठीक कर लो। ये तो होता ही है कि पैसा तो देखो वो थैंक्स टू अरब वर्ल्ड, थैंक्स टू सऊदी अरब, थैंक्स टू तुम्हारा जितने भी अरब वर्ल्ड के कंट्री है, किसको बचा दिया पता नहीं चल पाया। स्थिति सेम ही है, स्थिति इसका भी श्रीलंका वाला है, स्थिति इसका भी पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान में तो और खराब है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस, दोनों ही स्थिति खराब है। तो इसका जो स्थिति है कह सकते हो कि पाकिस्तान वाला इकोनॉमिक क्राइसिस और श्रीलंका वाला इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो इसका देखो डेप्थ, देखो डेप्थ तुम्हारा 43% ऑफ जीडीपी हो गया है, बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। और फॉरेन एसेट देखो -$24 बिलियन का है, तो डेप्थ क्राइसिस में ही है। तो इंडिया ठीक है, इंडिया करे, बट इंडिया सोच समझ के इंडिया को बैलेंस करना होगा। इंडिया कोशिश करे कि वो ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले इंडिया को, क्योंकि जानते हो अभी का जो रिलेशन है वो बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, समझ गए ना, खत्म कर दिए पहला। हाँ कुछ महीना पहले तो अपना सिटीजनशिप बेच के पैसा कमा रहा था इजिप्ट कर रहा था क्या? जैसे कि यूएसए का कोई भी शिफ्ट हो गया, $500 अपना कहीं इन्वेस्ट करो, तुम सिटीजनशिप ले लो। हाँ यही मतलब लागू किया, बात समझे ना, ऐसा हो रहा था ताकि वो पैसा थोड़ा कमा सके, क्योंकि डीप क्राइसिस में वो। देखो GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, ये 27 जून को आया था। देखो यहाँ पे वही वैगनर ग्रुप क्या हुआ, देखो देखो ये तो बेस्ट एग्जांपल है। यदि शासन में तुम रह रहे हो और तुम पैरेलल मिलिट्री फोर्स बना रहे हो या तुम पैरेलल ब्यूरोक्रेसी बना रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में तुमको हार्म करेगा वो। ये बेस्ट एग्जांपल है रफ्सा का। इससे पहले पाकिस्तान का भी एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग, सूडान का भी एग्जांपल दे सकते हो, ये सब बेस्ट एग्जांपल है। सूडान में भी बनाया ना, प्रेसिडेंट अपने आप को बचाने के लिए फोर्स तैयार कर दिया, बाद में क्या किया, ये दोनों फोर्स साथ में मिलकर प्रेसिडेंट को ही दौड़ा दिया। सूडान का जी इंसिडेंट इतना बताएं। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में देखो ओसामा बिन लादेन को शरण दिया ना वहाँ का आर्मी। अब बताओ बाद में वही तालिबान यानी कि तालिबान को दिया आपने तालिबान को संरक्षण दिया ना, वही तालिबान से ही पाकिस्तान परेशान। तो फिर उसी का जो आउटफिट है, उसी का जो ऑफशूट है, वो क्या अभी बहुत तबाही कर रहा है। कोई भी मस्क में जाता है लगा देता है, वहाँ पे बम फोड़ देता है, वो पूरा अनस्टेबल है। और कहीं ना कहीं अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो संरक्षण दिया उसकी वजह से हो रहा है। एंड सिमिलर तुम्हारा एक इंसिडेंट ये वैगनर ग्रुप वाला हुआ है। वैगनर ग्रुप बनाया था स्टूडेंट, बहुत पहले बनाया, बट वैगनर ग्रुप जो
लाइमलाइट में आया था वो क्रीमिया के टाइम में आया था। क्रीमिया को एनेक्स किया ना 2014 13 या 14 के आसपास जो किया था क्रीमिया को, तो वैगनर ग्रुप ही जाकर पार्टिसिपेट किए थे। और वैगनर ग्रुप में जो आर्मी लोग हैं पता वो मर्सनरीज है। मर्सनरी समझते हो क्या होता है? उसको वतन से कोई मतलब नहीं, उसको पैसा से मतलब है। उसको पैसा दे दो वो तुम्हारे लड़ने के लिए तैयार है। जैसे हमारे जो सोल्जर्स है वो उसको वतन से मतलब है, समझे ना, अपने देश के लिए वो जान दे सकते हैं, वो पैसा के लिए जान दे सकते हैं, इसलिए मर्सनरी ग्रुप है ये वैगनर ग्रुप। बात समझे? अब देखो, अब जितने भी वैगनर ग्रुप में जो रिक्रूटमेंट हुआ है स्टूडेंट, उसमें 80% कौन था? प्रिजनर लोग था। तो प्रिजनर लोग को ट्रेनिंग दे के बनाया गया है। तो सोचो जब प्रिजनर है तो माइंडसेट कैसा होगा उसका। तो यहाँ पे समझो कि अभी जो चीफ बनाया गया येवगेनी प्रिगोजिन, ये जो आदमी है, येवगेनी जो आदमी है वो चीफ था तुम्हारा इसका वैगनर ग्रुप का। बात समझे? और देखो ये आदमी का बहुत अच्छा दोस्ती है, इधर ध्यान दो बाबू, इधर ये येवगेनी का दोस्ती बहुत अच्छा है तुम्हारा व्लादिमीर पुतिन के साथ, बहुत बड़ा सलाहकार रहा है। बात समझे ना? हाँ, बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन जो सत्ता में है उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसी को जाता है, इसी ने आइडिया दिया था कैसे कर लो और सही रहेगा। अब उसको प्रमुख बना दिया वैगनर ग्रुप का। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वैगनर ग्रुप का जो प्रमुख है येवगेनी वर्सेस डिफेंस मिनिस्टर के साथ फाइट हुआ। अब ये जो बेलारूस से आ रहा था इन्वेड करने के लिए, तो डिफेंस मिनिस्टर को मारने के लिए आ रहा था और कुछ नहीं। और डिफेंस मिनिस्टर को मारने का मतलब क्या कि व्लादिमीर पुतिन का पावर को डायल्यूट करना हुआ। ऐसा नहीं कि व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट था ये लोग, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अगेंस्ट था, समझे? देखो तो येवगेनी तुम्हारा चीफ है वही वैगनर ग्रुप का, ठीक है ना। ये कोशिश तो किया था, मर जानते हो कि उसको धरा लिया गया वहाँ पे बेलारूस में, पकड़ लिया गया उसको, ठीक है। वो आ रहा था अपना आर्मी के साथ तुम्हारा मॉस्को में अटैक करने वाला था, मगर उसको पकड़ लिया गया। आगे देखो तो क्या है ये वैगनर ग्रुप है क्या? देखो ये पहली बार लाइमलाइट में आया था 2014 में, समझे, जब इसने अटैक किया तुम्हारा वही ईस्टर्न यूक्रेन पे, वो क्रीमिया पे, और उसने लिया है क्रीमिया को, हाँ रसिया के बिहार में क्रीमिया को लिया है ना। ये वैगनर ग्रुप का ही बहुत बड़ा रोल था। देखो लगभग 50,000 फाइटर्स तुम्हारा अभी भी यूक्रेन में है, सब ये वैगनर ग्रुप का आदमी लोग है। 80% जो वैगनर ग्रुप वाले लोग हैं वो सब तुम्हारा प्रिजन से निकाल के इन लोगों को रिक्रूट किया गया है, तो हम समझ सकते हैं। और एक तुम्हारा क्या है इसका अपना एक कंपनी के ओर से बोलते हैं ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन इसका जो है कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन है 2022 में। और इसके लिए एक हेडक्वार्टर भी है सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आगे देखो तो देखो ओपनर, देखो ये जो वैगनर ग्रुप है तुम्हारा, ये सब मर्सनरीज लोग सब है। मर्सनरी मतलब वही पैसा दो और काम करवाओ। और जान ही रहे हो कि व्लादिमीर पुतिन का ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा जगह पे एक्टिव है, अफ्रीका में भी बहुत सारा जगह पे एक्टिव है। कई बार अफ्रीकन है ना, अफ्रीकन प्रेसिडेंट को कई बार मतलब वो भी जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज है, उसको दिया है सपोर्ट के रूप में, वैगनर ग्रुप को भेजा है। देखो कैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो इसका जो ब्रेन चाइल्ड होगा स्टूडेंट, फॉर्मर रशियन आर्मी ऑफिसर दिमित्री को जाता है। इसने सुझाव दिया था, समझे, इसने सुझाव दिया था। उसके बाद ये जो अभी का येवगेनी है वो एक्चुअल में बिजनेसमैन था और उसी को चीफ बनाएगा, क्योंकि ये बहुत करीब था तुम्हारा व्लादिमीर पुतिन का, समझे। और वही वैगनर ग्रुप है जिसने सबसे फर्स्ट जो काम किया है जब लाइमलाइट में आया था वो 2014 का जो क्रीमिया एनेक्सेशन का जो बात हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उस समय क्रीमिया को उसने क्या किया, एनेक्स करके रसिया को दिया। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? आगे देखो तो इन रिसेंट टाइम देखो डिफेंस मिनिस्ट्री और वैगनर के बीच में झगड़ा तो दिख रहा है। और ऐसे भी ये मॉस्को की तरफ आ रहा था, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए ही आ रहा था स्टूडेंट। हाँ 2023 में क्या हुआ कि ये जो है मिस्टर ये येवगेनी, इसने अटैक किया मिनिस्ट्री को, बोला कि करप्शन और इनकम्पिटेंस का बात है, ठीक है। इस आदमी ने ब्लेम किया कि डिफेंस में गड़बड़ी हो रहा है, इसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वैगनर क्या है, वैगनर को दिक्कत हुआ है कंट्री में, ठीक है, कुछ हो गया था इसने, तो कुछ हो गया था। तो क्या समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हैं? इसने येवगेनी ने बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से वैगनर ग्रुप को दिक्कत हुआ है, लॉस हुआ है, उसके ऊपर मारा पीटा गया है, इसलिए इस बात का खुन्नस था इसको। तो बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री को ही देखते हैं बढ़िया से, हमारे पास भी तो मिलिट्री है ही। बात समझे? तो उसके बाद देखो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा है इसका, वही डिफेंस मिनिस्ट्री का। इसने कहा कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सबको कॉन्टैक्ट करना पड़ा। तो ये इसको लगा कि अरे भाई ये बोलने वाला कौन है, ऐसे कैसे बोल सकता है, ये रिवोल्ट हो गया। थोड़ा एटीट्यूड इसका बढ़ गया वैगनर ग्रुप का जो मालिक है येवगेनी का, ठीक है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री कहा कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। बात समझे ना? ये पसंद नहीं आया इसको। और दूसरी बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के
डिफेंस मिनिस्ट्री को ये बार बार बोला था, वैगनर ग्रुप का जो हेड है, कि तुम्हारा जो हरकत है जिसकी वजह से बहुत हमारे फोर्सेस को दिक्कत हुआ है। आगे देखो, इफ द कंट्री, देखो यही एक एग्जांपल है कि यदि कंट्री इसी तरह नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट करे, इस तरह का नॉन स्टेट एक्टर कुछ भी हो सकता है, टेररिस्ट हो सकता है, नक्सलाइट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दिक्कत तो उसी को होगा लॉन्ग रन में। एग्जाम्पल देखो ओसामा बिन लादेन का जो पाया गया था, जानते हैं 2011 में अब्बोदाबाद वही इस्लामाबाद के पास में पाया गया था, उसमें ही पता चला कि जो पाकिस्तान का आर्मी है ना, वो पूरा मिला हुआ है तालिबान से, दोनों का बीच में बहुत ही नेक्सस है, ठीक है। तो उसी समय समझ लेना चाहिए था, मगर आईसिस वहाँ का जो आर्मी है उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में क्या हुआ देखो, उसी का जो ऑफशूट है तालिबान का, जिसे कहते हैं तहरीक ए तालिबान ए पाकिस्तान, ठीक है, वही बाद में प्रॉब्लम बना है पाकिस्तान के लिए। जहाँ जाता था वो बम ब्लास्ट कर देता था, जहाँ जाता था सुसाइड अटैक हो जाता था, तो कितने लोग मरे हैं। तो सीखना चाहिए था स्टूडेंट, बात समझे, ये सीखने वाला चीज़ है कि इस तरह संरक्षण दोगे अपने कंट्री में तो लॉन्ग रन में तुमको ही नुकसान होगा। वैगनर चलो म्यूटिनी तुम खत्म कर दिया, मगर यदि बहुत बड़ा होता तो जाता ना रसिया। आप पाकिस्तान का स्थिति देखो, सूडान का स्थिति देखो, तो ये सीखने वाला चीज़ है। देखो तो व्हाट हैपन फाइनली, क्या हुआ, वैगनर देखो वही व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि ये तो बिट्रेल वाला बात हो गया है ना, वैगनर ग्रुप ने बिट्रेल कर दिया। उसके बाद भी देखो वैगनर ग्रुप का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, अफ्रीका में है, मैंने कहा है, देखो अभी भी तो यूक्रेन में लड़ाई कर रहा है वैगनर ग्रुप सब। तो मिस्टर पुतिन ने कहा कि बेलारूस प्रेसिडेंट को कि आप डील कर लीजिए, उसके साथ बातचीत कर लीजिए, मारिए पिटिए नहीं, कर लीजिए, मेरा दोस्ती तो है, फ्रेंड ही तो है ना, उसका दोस्ती बहुत अच्छा दोस्त है। और अग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, और इसने कहा, वही येवगेनी ने कहा कि ठीक है हम वहीं पर रहेंगे एग्जाइल में, अभी बेलारूस में ही रहेंगे, तो डील हो गया बीच में। मैं थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का वो बहुत अच्छा दोस्त है, उसी की वजह से इतना पावर पे गया है। बोला कि वैगनर ग्रुप को ना आगे बढ़ाने वाला यही आदमी है। हाँ, एक शुरुआत का चेचन ग्रुप है। हाँ, कहाँ पे? हाँ, शुरू का है वो। हाँ, रसा का ही है ना, हाँ रसा का शुरू का है वो, अभी जस्ट लिखा है ऊपर में था, तो वो नहीं बोले पॉइंट, वो फर्स्ट वाला है, वो शुरुआत का ऊपर में है शायद, चेचन सी से है, समझ गए ना, जितना बताना था बता दे। देखो 223 देखो, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंडीशन, इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 26 जून को। आगे देखो, जानते हो ना ताइवान बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है स्टूडेंट, बात समझे। अब चाइना के लिए सबसे बिगेस्ट जो फ्रिक्शन है वो ताइवान ही है। क्यों? चाइना हमेशा वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को इंटीग्रल पार्ट बताता है उसका, और अमेरिकन क्या है कि अमेरिकन हर समय ताइवान के साथ टाई अप करना चाहता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि ताइवान जो है क्या है, उसमें डेमोक्रेसी वाला चीज़ फीचर रहना चाहिए। और जानते हो जी जिनपिंग उसको अंदर कर लेगा तो कहाँ आएगा डेमोक्रेसी फिर, समझ रहे हो ना, ये वाला फीचर है। देखो तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि जो मेन अभी का जो चाइना है वो कंसीडर करता है कि ताइवान पे जिस हिसाब से अमेरिकन का इन्फ्लुएंस है, ये फॉरेन इन्फ्लुएंस है, और ताइवान मेरा हिस्सा है, तो हम तो इसको लेके ही रहेंगे। और यदि मान लो कि बहुत अड़ियल स्वभाव करता है तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। फिर यदि डायरेक्ट अटैक करेगा ताइवान को तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा ना, चाइना को भी उतना ही नुकसान है। क्यों? जो इकोसिस्टम है जो बनाया है फैब्रिकेशन का, सेमीकंडक्टर का, सब बर्बाद हो जाएगा, और बहुत नुकसान होगा चाइनीज़ को भी। देखो तो यूएस तो हमेशा रखेगा ही, ताइवान को संरक्षण देगा ही, क्योंकि ताइवान एक एग्जाम्पल है कि इतना बड़ा राज्य जहाँ पे ऑटोक्रेटिक है, उसमें एक छोटा सा कंट्री है जो अपोज कर सकता है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से आगे बढ़ सकता है। तो यूएस तो हमेशा तुम्हारा ताइवान को लेके तो वो सॉफ्ट कर्नर होगा ही होगा, और जानबूझ कर रखा है वो, बात समझे। तो ये चीज़ हो गया। देखो आने वाले समय हो सकता है पोटेंशियल थ्रेड हो सकता है। अब देखो मगर ये बहुत अलग है, ग्रे जोन वारफेयर क्या होता है। देखो ये बीच का चीज़ है, एक देखो ये तो एक वार टाइम होता है, एक या तो पीस टाइम होता है। जैसे वार टाइम डिक्लाइन हुआ तो पूरा कंट्री लड़ाई कर रहा है, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में वार टाइम चल रहा है ना, समझ रहे हो ना। अब पीस टाइम का मतलब क्या है कि वार नहीं हो रहा है, ये ग्रे जोन है, यानी कि दोनों मिक्स है, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि पीस है कि वार है। इसमें तुम पूरा अटैक नहीं कर रहे हो, जो भी हरकत कर रहे हो वो अटैक वाला ही हरकत है तुम्हारा। तो हो सकता है कि ताइवान वाला जगह पे तुमको ग्रे जोन वार टैक्टिक्स दिखे चाइनीज का, बात समझे। ना ही ये पूरा पीस है ना ही पूरा वार है, ये दोनों का मिक्स है। जैसे एग्जांपल देखो, पूरा मिलिट्री ड्रिल्स कर दिए ताइवान के आसपास जगह, ऐसे भी कर ही रहा था ना, चाइना लोग कर ही रहा था ना मिलिट्री ड्रिल्स वहाँ पे, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि देखो हम हैं, बैठे हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान क्या वो ग्रे जोन? नहीं, ग्रे जोन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा।
शांति है। ए क्राइसिस सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द ताइवान स्ट्रेट इज मोर लाइक, देखो होगा ही होगा वहाँ पे। देखो किस तरह का ग्रे जोन वार टैक्टिक्स हो सकता है कि सरफेस और एरियल मूवमेंट जो है वो बंद किया जा सकता है। जैसे ऐसे भी देखो 9 डैश लाइन क्लेम करता है ना चाइना, हाँ, तो वहाँ पे उसको पकड़ के रख लिए और बाकी शिप को जाने नहीं दिए, तो हो गया तुम्हारा, समझे। इसका असर पूरा इंडो पैसिफिक में पड़ेगा तुम्हारा, बात समझ गए ना। इसका असर पूरा पड़ने वाला है, समझे। इंडियन, आप देखो इंडिया को भी बहुत नुकसान होगा इस चीज़ का। तो वही नीचे लिखा गया कि ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब है कि नॉन मिलिट्री तरीका, जो कि आप आम कन्फ्लिक्ट तरह नहीं कर रहे हो, मगर आपका जो रिजल्ट है वो भी उतना ही खतरनाक है। यानी कि आप वार ही कर रहे हो मगर ट्रू लेवल पर वार नहीं कर रहे हो, ना ही ये पीस है ना ही वार है, ये बीच का है। आप कोशिश कर रहे हो कि डैमेज करना। आगे कैसे कोशिश करोगे डैमेज करना? तुम ट्रेड ही काट दो ना ताइवान का, हो गया डैमेज। जैसे नेपोलियन ने किया कि नहीं किया इंग्लैंड में, नेपोलियन ने ब्लॉकेट कर दिया था ना इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, सेम चीज़ है। देखो आगे देखो, यदि मान लो कि कोई तरह का ग्रे जोन टैक्टिक्स अपनाता है चाइना, तो भारत पे क्या असर पड़ेगा इसका? ट्रेड फ्लो। ऐसे भी हमारा आधा ट्रेड स्टेट ऑफ मलाक्का से होता है। स्टेट ऑफ मलाक्का मतलब तुम्हारा जाएगा उधर ईस्ट चाइना सी में जाएगा ना, साउथ चाइना सी में, वहाँ जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा तबाही मच रहा है, तो हमारा डिसरप्शन हो जाएगा पूरा, तो पूरा हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्रिपल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। दूसरा है कि सप्लाई चेन, तुम जानते हो कि इंडिया अभी भी बहुत डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। एपीआई देखो 55 से 60% लाते हैं। बहुत सारा ऐसा सामान है जो हम चाइना से लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं ना, यदि फार्मास्यूटिकल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, बहुत डिपेंडेंट है अभी भी चाइना के ऊपर, और ताइवान के ऊपर भी बहुत सारा। यदि मान लो कोई तरह का हरकत हो गया तो पूरा हमारा बर्बाद हो जाएगा मार्केट। तीसरा देखो, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ताइवान सेमीकंडक्टर के लिए जाना जाता है। कोई तरह का ताइवान में तुम एक्सपेरिमेंट करता है, ग्रे जोन टैक्टिक्स करता है, तो तुम्हारा बनाया हुआ सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, समझे। और केबल का डिसरप्शन, जानते हो ना, अंडर केबल होता है। अंडर केबल जो हमारा इंडिया से लेकर सिलिकॉन वैली तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका के साथ कनेक्टेड है, कोई तरह का बात हो जाएगा साउथ चाइना सी में, वो तुम्हारा टूट भी सकता है, बिखर भी सकता है वो केबल, तो बहुत बड़ा नेटवर्क टूट सकता है। तो ये सभी नुकसान हो सकता है इंडिया को। स्टूडेंट, तो इंडिया को क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्या इंडिया के पास क्या रास्ता है? तो इंडिया के पास यही रास्ता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग है, जैसे आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, ऐसे कंट्री के साथ वो बात करे, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि नियर है, वो नज़दीक है वहाँ पे, समझे। ताइवान क्राइसिस को ना बहुत अच्छे ग्लोबल साउथ मिल के वो कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। यदि सॉल्व नहीं कर पाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमें। तो इसलिए इंडिया को अवेयर होना चाहिए स्टूडेंट क्राइसिस से, और कोशिश करना चाहिए कि इतना जो भी ग्रुपिंग का नाम बताया, चाहे आसियान हो, यूरोपियन हो, सब साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ताकि बहुत बड़ा क्राइसिस इंडिया के ऊपर नहीं आ सके। बात समझ में आ गया ना? खत्म। आगे देखो 224 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, आप देखो ये है क्या। इंडिया और यूएसए ने कहा कि ठीक है हम ओरैन पे काम करना चाहेंगे। देखो ओरैन मतलब ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। क्या होता है इसका मतलब? देखो बच्चे लोग, ये केबल का बात नहीं है, इसमें तार नहीं जुड़ा है। जैसे मोबाइल फ़ोन बेस्ट एग्जांपल है अभी का। मोबाइल फ़ोन हम देखेंगे ना वहाँ पे वाईफाई, तो वाईफाई दिखेगा और कनेक्ट कर लेंगे। तो कैसे होता है? वो तुम्हारा ओरैन से ही होता है, यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क से ही होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है ना वाईफाई में, बताया है ना इसको, उसमें हम लोग बात किए थे पिछले बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे केबल डायरेक्ट जोड़ दोगे तो अलग बात है, मगर जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन है सब तुम्हारा रेडियो एक्सेस नेटवर्क से ही होता है। जैसे ब्लूटूथ से ज्वाइन करना, कुछ गाना भेजना, वो सब तुम्हारा रैन से ही हो रहा है। बात समझे? रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो जैसे मान लो कि मैं वाईफाई से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो वाईफाई में भी जो चीज़ कनेक्ट करवाएगा, जो चिप है वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग, वो भी उसी कंपनी का होना चाहिए जिस कंपनी का मेरा मोबाइल फ़ोन का होना चाहिए। तो यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी सेम कंपनी का हो सकता है। अब मान लो कि जो चिप बनाया है किसी कंपनी ने मेरा, और वाईफाई मान लो कि दूसरा कंपनी ने बनाया है, अब मतलब वो चीज़ जो कनेक्ट करता है तो नहीं कनेक्ट होगा, इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं होगा। इसका मतलब क्या किया? इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए दोनों ही चीज़ सेम कंपनी का होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड में पूरा वर्चस्व है तुम्हारा कुछ कुछ कंपनी का, वही मोनोपोली तोड़ना चाहता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। बात समझ में आया ना? कनेक्टिविटी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है ये स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स बोला कि ठीक है हम काम करेंगे इसके ऊपर, समझे, इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। देखो वही इंडिया और यूनाइटेड कहा कि एम्बिशियस विजन है 6G नेटवर्क के लिए, है ना, और अच्छा है यदि इस पे काम होता है तो बहुत फायदा होने वाला है। वही देखो असेस टू चिप सेट्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, यानी कि दोनों साथ में कॉपरेशन करेंगे इस चीज़ को लेकर। और ऐसे भी बहुत सारा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर पे भी करने वाले हैं, है ना, उस पर भी काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये भी एक तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी ही है। जो वर्चस्व है 3-4 कंपनी का दुनिया का, वो सब खत्म हो जाएगा।
तो क्या है देखो, रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट, जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे मोबाइल फोन सब हो गया, वो कनेक्ट होता है एक दूसरा डिवाइस तुम्हारा रेडियो लिंक से, रेडियो फ्रिक्वेंसी से। बात समझा? अभी तो केबल से होता नहीं है, तो वो करने के लिए क्या होगा, सेम सिस्टम रहना चाहिए ना, उधर का नेटवर्क और इधर नेटवर्क जो जुड़ता है सेम कंपनी का होता है। देखो तो रैन का काम क्या है कि उस चीज़ को जोड़ना, जैसे सेल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी मशीन क्या है तुम्हारा, वो जुड़ता है तुम्हारा फाइबर से, या फिर जहाँ पे तुमको कनेक्शन मिला उससे जुड़ेगा वो, जैसे वाईफाई बेस्ट एग्जाम्पल, उसके लिए ही तुम्हारा रैन का, हाँ उसके लिए ही तुम्हारा रैन इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब इसमें देखो तो ओपन रेडियो एक्सेस क्या होता है, रैन तो समझ गए, ओपन का मतलब चाहे कोई भी बनाए हो कंपनी, इंटर ऑपरेबिलिटी होना बहुत जरूरी है दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि अब सेम कंपनी ही उसको बना रहा है, इसको बना रहा है तब जुड़ रहा है, ऐसे में क्या होता है, प्रोप्राइटरी राइट्स हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो फिर उसका मोनोपोली हो जाएगा उस चीज़ में, और उसी कंपनी का सामान बिकेगा, बाकी कंपनी का नहीं बिकेगा। अभी किसी का भी तुम लगा लो, उसके अंदर किसी का भी चिप लगा लो, तो इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी खोलेंगे तो उसका कनेक्ट हो जाएगा। बस दैट इज कॉल्ड ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, उसी को ओरैन कहते हैं। देखो ये ओपन आर्किटेक्चर है स्टूडेंट, इसमें क्या क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलग अलग है। बात समझे? कोई भी वेंडर से आप खरीद सकते हो, कोई कंपनी बड़ा कंपनी से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कंपनी से खरीद सकते हो, इसका मतलब कॉस्ट कम हो जाएगा। बाकी प्राइवेट प्लेयर भी दौड़ेंगे यहाँ पे, जब प्राइवेट प्लेयर दौड़ेंगे तो कंपटीशन आ जाएगा। बात समझे ना? अभी तक देखो वही अभी बोला गया ना, अभी तक टेलीकॉम कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि उसके ऊपर पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझे, और ये लोग पैसा बढ़ा के लेता है। आगे देखो इसमें, देखो नीचे देखो, इसमें ओरैन देखो, नोकिया, इरेक्सन, हुआवे और जेटी, यही 4 कंपनी जिसका दुनिया में पूरा कंट्रोल है तुम्हारा रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे, इसका मोनोपोली तोड़ना चाहता है। देखो ये यदि ओरैन होगा तो ये नॉन प्रोप्राइटरी वर्जन होगा। नॉन प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, कोई भी वेंडर बना सकता है उसको, और तुम ऑन किया तो वो ऑन हो गया, कनेक्ट भी हो जाएगा। और अभी कनेक्ट होने के लिए सेम कंपनी का तुम्हारा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। देखो वो तुम्हारा जो मोनोपोली है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कोशिश है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, बहुत अच्छा कोशिश है। इससे क्या होगा कि मल्टी वेंडर नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम सोल्यूशन, यानी कि नए प्राइवेट प्लेयर सब इसमें आजमाएंगे, बहुत बेहतरीन होगा। आगे देखो, और प्राइस भी बहुत घट जाएगा। आगे देखो एडवांटेज, देखो क्या एडवांटेज होगा यदि ओरैन का काम करेंगे तो। इसका एडवांटेज यही है स्टूडेंट कि 5G नेटवर्क हमारा बहुत और बेस्ट हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, जो मोनोपोली है नोकिया, इरेक्सन है ना, जेटीए का, वो सब खत्म हो जाएगा। बात समझे? जो प्राइवेटी फार्म है वो सब खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा, और प्राइवेट प्लेयर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। बट नुकसान क्या होगा, डिसएडवांटेज देखो, बोला कि यदि ओरैन भी कर लोगे तो 1% से भी कम आपका 5G मोबाइल नेटवर्क पे आ पाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम पेनिट्रेशन होगा ओरैन करने से। और दूसरी बात है कि यदि ओरैन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो जो क्रिएटिविटी है, जो सोनी इरेक्सन ने लाया है, जो जेटी लाया, वो सब क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, क्योंकि ये कंपनी बड़ा है। जब ये कंपनी बड़ा है, इसका सिस्टम बड़ा है, तो ये बेहतर फीचर्स देता है। शायद हो सकता है कि दाम यदि सस्ता हो जाए तो वो फीचर नहीं आ पाए। दैट्स इट, खत्म कर दिए हैं।